एक क्लास हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था और क्लास चला था, कुछ बच्चे उसमें थे। और सबसे पहले हमने बात किया, चूँकि अभी हम लोगों का नया स्टार्टअप है, ये नई स्टार्टिंग है जनरल स्टडीज़ की क्लास का। तो हम लोगों ने चूँकि अभी हाल ही की उपलब्धि भारत की एक रही है चंद्रयान 3 का, तो चंद्रयान 3 से संबंधित हम लोगों ने एक विषय पर बात किया। हालांकि ये बहुत सामायिक विषय है और चंद्रयान को जिसने बनाया, जिसने लॉन्च किया, वो एक संस्था है इसरो, जिसे हम लोग कहते हैं। और इसरो का एक लंबा इतिहास है, इसरो का एक लंबा इतिहास है। और उसने, उस संस्था ने और उस संस्था से जुड़े जो वैज्ञानिक रहे हैं हमारे देश के, उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक जो है अभी तक कार्य किए हैं। और पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश नहीं है, पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं। 194 तो रजिस्टर्ड, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है नामित हैं, जो उनकी सूची में। अन्य भी बहुत सारे ऐसे देश हैं और उसमें कुछ देशों की श्रेणी में आना सामान्य सी बात तो नहीं है। कहीं ना कहीं क्या नाम है, कुछ एक ऐतिहासिक उपलब्धि तो है ही है, ठीक है ना। विश्व के अभी 4 ऐसे देश हैं जिन्होंने चंद्र मिशन अपना भेजा है। सबसे पहले रूस के द्वारा भेजा गया, रूस एक देश है। और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा भेजा गया, और उसके बाद चीन के द्वारा भेजा गया, और फिर भारत ने भेजा। भारत सबसे अधिक अगर अभियान कोई भेजा है चंद्रमा पर, तो रूस ने भेजा है, फिर अमेरिका ने भेजा है, और फिर भारत ने भेजा है, चाइना ने भेजा है, ठीक है ना। और भारत का ये तीसरा अभियान था, भारत का यह तीसरा अभियान था। पहला अभियान 2008 में, फिर 2019 में, और फिर 2023 में। और तीसरा जो 2023 में ये अभियान भेजा गया है, ये विश्व का, ये मान के चलिए एक ऐतिहासिक इसलिए है कि भारत एक ऐसा देश है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला इकलौता देश है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला इकलौता, इसलिए ये ऐतिहासिक है चंद्रयान। और इसरो को इसलिए हमने पढ़ा क्योंकि इसरो के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया और इसको प्रक्षेपित किया गया, लॉन्च किया गया, और अभी तक वहाँ पर जो है उसको पहुँचाया गया। आज भी वो बहुत सारे तमाम अनुसंधान के काम कर रहा है इसरो के द्वारा। जो भी हमको रिपोर्टें अभी आज तक मिली हैं, उसमें बहुत कुछ जो है रिसर्च करके हमको भेजा कि ये सारे तत्व मिल रहे हैं, ये तत्व मिल रहे हैं, ये तत्व मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका जो अभी प्रज्ञान नाम का जो अनुसंधान यंत्र है, वो टहल रहा है वहाँ, वो चंद्रमा पर टहल रहा, घूम रहा है और नए नए खोज कर रहा है, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो भी साउथ पोल पर। इससे पहले रूस का एक लूना नाम का एक चंद्र मिशन था, और वो पहुंचते पहुंचते क्रैश हो गया और नहीं पहुंच पाया, ठीक है ना, साउथ पोल पे नहीं पहुंच पाया, और भारत का पहुंच गया। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना इसरो का एक ऐतिहासिक जो गाथा अभी तक रही है उसके बारे में बात किया जाए। हालांकि इसरो बहुत बड़ी संस्था है और उसकी एक लंबी जो है उपलब्धियां हैं, इसरो की एक लंबी उपलब्धियां हैं। और उन उपलब्धियों का संक्षेप में जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपके भविष्य के लिए उपयोगी है, कि जो जैसे मान लीजिए आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को देने के लिए आप जाएंगे, तो जो इसरो से संभावित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, या एक इसरो के प्रति जो आपकी एक समझ होनी चाहिए, उस विषय पर हमने संक्षेप में बात किया था पिछली क्लास में, ठीक है ना। कि इसरो है क्या चीज़। सबसे पहले जब हमारे देश में, हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जो वैज्ञानिक अनुसंधान था, उसका जो विकास था बहुत शून्य था, लगभग बहुत शून्य था, क्योंकि हम दूसरे देश के गुलाम थे। तो जब हमारा कोई नीति और निर्माण का कोई अधिकार था ही नहीं, तो हम कैसे खोज करते, कैसे विकास करते। उसके लिए अनुसंधान संस्थाएं होनी चाहिए,
उसके लिए हमारे पास गाइड होना चाहिए, कोई गाइड करने के लिए टीचर्स होने चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ें थी नहीं, और हम लोग इतने गरीब थे कि हमारे पास कोई जो मूलभूत संसाधन होने चाहिए वो नहीं थे। तो कैसे हम लोग काम करते, नहीं थे। इसके बावजूद कुछ ऐसे वैज्ञानिक रहे हमारे देश के, जिसे हम लोग विक्रम साराभाई के नाम से जानते हैं, और इनके अथक प्रयास से सबसे पहले अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुआ। इसीलिए ना अभी जो लैंडर विक्रम गया था ना, जिस प्रज्ञान को लेकर के, उसका नाम लैंडर विक्रम क्यों पड़ा? विक्रम इसलिए पड़ा क्योंकि विक्रम साराभाई का भारतीय अंतरिक्ष के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना। तो इसरो की स्थापना काल से लेकर के, इसरो एक शॉर्ट फॉर्म है, ISR, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग कहते हैं, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी बातें उस वीडियो में हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और एक चैनल, यूट्यूब चैनल आपके बीच में आपके ग्रुप पे आया होगा, और अगर उसको नए नए वीडियो जब जाएंगे तो उसका लिंक भी आपको मिलना चाहिए जाएगा, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। और आप चूंकि वो अभी स्टार्टिंग मोड में है तो बहुत सारे उसमें लोग नहीं जुड़े हैं, तो धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे। जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी वो उसको सब्सक्राइब करेंगे और फिर अपना देखेंगे, वीडियो मिलता रहेगा। में भी ये इसलिए किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें ये बिना इसके भी हो सकती थी। अभी आप लोग 10-15 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, और कुछ लोग हो सकता है इसी बीच से दूसरे तीसरे दिन ना आ पाए, लेकिन क्लास तो चलेगी चलेगी। तो वो सारी चीज़ें आपको भी बाद में भी मिल सके, इसलिए उस पर सुरक्षित रखा जाएगा। आप लोग उसको खोल करके देख सकते हैं, और लोगों से भी जो आपके साथी सहयोगी हैं उनको भी जोड़िए, उनको भी उसका लाभ दिलाइए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का हमारा विषय, चूंकि हम लोग का GS का एक क्लास है, हम लोग GS की क्लास में बहुत सारे विषयों का अध्ययन करेंगे। उसमें चूंकि हम भूगोल के विद्यार्थी हैं, तो भूगोल विषय से संबंधित जो आपके GS के पार्ट्स हैं, भूगोल विषय में जो आपके सामान्य अध्ययन के पार्ट्स हैं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में बखूबी खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं, बड़े पैमाने में सबसे अधिक जो रोल होता है अगर किसी विषय का, तो GEC ज्योग्राफी का ही होता है रोल। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर उठा के देख लेंगे तो भूगोल के प्रश्न सबसे अधिक आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ उसमें भूगोल के साथ ही जुड़ा होता रहता है पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना, ये सारे चीज़ इससे जुड़े रहते हैं। इसके बाद भी अन्य विषयों का जो रोल होता है, जैसे इतिहास हो गया, इतिहास का भी रोल होता है। भारतीय राज्य व्यवस्था का जिसमें संविधान जुड़ा रहता है, भारतीय संविधान, उसका रोल होता है। और भी बहुत सारे ऐसे जैसे समसामयिक जो मुद्दे होते हैं, जो कंटेम्प्रेरी इशू होते हैं, समसामयिक मुद्दे होते हैं, घटनाएं होती हैं, उसका भी रोल होता है। और समय समय पर हम लोग क्या करेंगे, क्लास वाइज ऐसे हंसते खेलते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे जितना हम लोगों को समय मिलेगा। कभी 20 मिनट का क्लास ले लेंगे, कभी आधे घंटे का, कभी 1 घंटे का क्लास ले लेंगे। हम लोग जैसा टॉपिक रहेगा उसी हिसाब से हम लोग क्लास लेंगे। सारे क्लास आपके हित के होंगे, ठीक है ना। तो एक नया टॉपिक हमने आज क्या नाम है आप लोगों के सामने अभी रखा जाएगा, और जिसे हम लोग एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एस्ट्रोनॉमी, या जिसे हम अंतरिक्ष विज्ञान के नाम से क्या नाम है उसको जानते हैं। एस्ट्रोनॉमी जो टॉपिक है उसको, या खगोल शास्त्र है, एस्ट्रोनॉमी को हम लोग खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान के नाम से जानते हैं, और उससे संबंधित हम लोग बात आज करेंगे, ठीक है ना। देखिए, ये मतलब एक शब्द है, आप लोगों ने खगोल शास्त्र में आपने सुना होगा, या ब्रह्मांड। सबसे पहले कोई भी विषय या मानव से संबंधित किसी भी चीज का अध्ययन करने से पहले हम लोग ये सीखते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, आकाश गंगा है, इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना। बच्चा कलम और वो एक कॉपी पेज खोल लो, ठीक है ना, कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको नोट करो। क्लास में बैठने का काम यही होता है, ठीक है ना।
ऐसा नहीं है कि खाली आप क्या नाम है सत्यनारायण की कथा की तरीके से खाली सुन लो और उसके बाद में घर चले जाओ। बाद में कोई पूछे कि सीता जी किसकी पत्नी थी, तो आप प्रसाद के चक्कर में सारा ध्यान आपका प्रसाद पे था, तो फिर जो है आप ये ना बता पाए कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, ठीक है ना, चंद्रमा क्या चीज होता है, सूर्य क्या चीज होता है, जिस पर हम लोग रहते हैं, हमारा जो घर है, मानव का जो घर है, उसके बारे में आप कुछ ना बता पाए, ठीक है ना। तो इसके लिए जैसे मानो ऐसा ना कि हर चीज आप याद नहीं रख सकते, हर चीज आप याद नहीं रख सकते, और आपको लगेगा कि कुछ चीजें हमको बाद में भी पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है। होता कि नहीं, ऐसा होता है ना। तो वही चीज आप नोट करिए जिसको आपको लगे कि ये चीज हमको दोबारा देखने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। इतना तो अंतर कर पाएंगे आप लोग ना। चलिए, तो हम लोग जो है, चूंकि मानो ना बहुत वो होता है, जिज्ञासु होता है, जानने की इच्छा रखता है, कि आखिर इसलिए जानने की इच्छा रखता है कि भाई ये ब्रह्मांड है, सौर मंडल है, पृथ्वी हमारा है, कैसे बना होगा। जैसे मानव के निर्माण की एक प्रक्रिया है ना, मानव के निर्माण की एक प्रक्रिया है ना, कि 9 माह बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उसके बाद में जो है वो धरती पर आता है, फिर धीरे 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 के क्रमिक उसका विकास होता है ना। ये तो हमको पता है, ये सारी चीजें हम जानते हैं, लेकिन क्या ये जानते हैं कि जो हमारा सौरमंडल है, हमारा जो ब्रह्मांड है, आखिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। ये तो एक जिज्ञासा का विषय है, जानना चाहिए ना। तो एक कौतूहल का विषय बना कि आखिर क्या चीजें हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो विद्वान साथी थे, प्राचीन काल से लेकर के आज तक बहुत सारे कुछ परंपरागत खोजे या अनुमान के आधार पे, कल्पना के आधार पे कुछ अनुमान लगाया गया, खोजे हुए। जैसे भारतीय प्राचीन जो खगोल शास्त्र विद्वान थे, चाहे वो आर्यभट्ट रहे हों, चाहे वो बराहमिहिर रहे हों, अन्य जो बहुत सारे लोग थे, इन्होंने पहले ही बता दिया था। कुछ चीजें ऐसी थी कि क्या नाम है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, या उसका आकार गोल सा है, या बिना किसी तकनीकी के, बिना किसी यंत्र के इन्होंने बता दिया था। और बहुत सारी हदें जब आधुनिक काल में बहुत सारे यंत्रों के माध्यम से जब ब्रह्मांड का या आकाशगंगा का या फिर जो है सौरमंडल का अध्ययन किया गया, तो ये लगा कि हाँ, बहुत सारी बातों में समानता है जो पहले के विद्वान कह के गए थे। तो उन्हीं चीजों का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। देखिए, ये एस्ट्रोनॉमी है, एक चीज क्या है, एस्ट्रोनॉमी। अभी तो हम एस्ट्रोनॉमी में देखेंगे कि खगोल विज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं, कि क्या क्या चीजें हमको पढ़ने को मिलेंगे, क्या क्या चीजें हमको सीखने को मिलेंगी, उसका एक डिटेल है, विवरण है, ब्यौरा है, ठीक है ना। देखो, पहला हेडिंग क्या लिखा है, पहला हेडिंग अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें यही है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये हिंदी में हम आपको बताते हुए चलेंगे, ये मतलब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब हिंदी में होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब ये ब्रह्मांड में जो आज का हम लोग देख रहे हैं जो आकार है, सबसे पहले हुआ क्या, हमारा ब्रह्मांड क्या था, एक बिंदु के रूप में था। किसके रूप में था, एक बिंदु के रूप में था, ठीक है ना। और हुआ क्या बाद में, उसमें एक क्या हुआ, बिग बैंग, एक विस्फोट हो गया इसमें। उसमें क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ, ठीक है। जैसे कोई चीज हुआ ना, वो क्या कहते हैं, दीपावली पे आप लोग क्या जलाते फोड़ते हैं, पटाखा फोड़ते हैं ना। पहले क्या होता है, एक छोटा सा होता है ना, और जब उसको फोड़ते हैं कितना दूर तक फैलता है ना, लगता है कि जैसे चिंगारी के रूप में एक इधर गया एक इधर गया, चारों तरफ फैलता है। तो ये जो है विस्फोट हुआ,
कुछ छोटे से पिंड में, एक छोटे से तारे में एक विस्फोट हुआ, ठीक है ना। और विस्फोट हुआ तो वो इस तरीके से जो है वो फैल गया, बहुत दूर तक फैला, ठीक है ना। और जब ये विस्फोट होकर बहुत दूर तक फैल गया तो इसमें जो तारे हैं, तारों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? तारों का निर्माण हुआ। और ये तारे जो है एक युग्म में पाए गए, एक जो है युग्म में पाए गए, जोड़े में पाए गए, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे एक युग्म में पाए गए। अब इन तारों के एक युग्म को क्या कहा गया? क्या कहा गया? आकाश गंगा कहा गया। इस युग्म को क्या कहा गया? आकाश गंगा कहा गया, ठीक है ना। अब हम ये कह सकते हैं कि जो आकाश गंगा है वो क्या है? तारों का एक समूह है, तारों का एक युग्म है, जिसमें क्या नाम है, लाखों की संख्या में क्या पाए जाते हैं? तारे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तारे पाए जाते हैं, ठीक है ना। और सूर्य भी हमारा क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। अभी ध्यान दीजिएगा, जब एक छोटे से पिंड का विस्फोट हुआ, बिग बैंग विस्फोट हुआ, और बहुत सारे जो है तारे फैले और वो एक समूह में पाए गए, और सूर्य भी हमारा एक तारा है, ठीक है ना। तो सूर्य भी हमारा यही कहीं होगा ना, और कई लाखों की संख्या में थे ये जो है कई लाखों की संख्या में है, ठीक है ना। अब लाखों की संख्या में जब पाया जाए तो सूर्य भी हमारा एक तारा है। तो सूर्य का भी तो एक समूह, जिस समूह में सूर्य होगा वो भी तो कोई एक आकाशगंगा होगी। इसका मतलब ये समझिए कि ब्रह्मांड जो हमारा है वो आकाश गंगा से मिलकर के बना। लाखों, हमारे ब्रह्मांड में लाखों जो है आकाश गंगा पाए जाते हैं। और आकाश गंगा क्या है? तारों का एक समूह है। अब समझ में आ गया? इसमें कोई संशय नहीं है। कोई पूछेगा ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है? आकाश गंगाओं का एक समूह। आकाश गंगा क्या है? तारों का एक समूह है, ठीक है ना। और सूर्य भी हमारा एक क्या है? तारा है। अब तारा भी किसी ना किसी आकाश गंगा में होगा ना। अब हम ब्रह्मांड से जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि जो हमको प्रभावित कर, देखिए बेसिकली हम उसी चीज का अध्ययन ज्यादा करते हैं जो मानव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सबसे अधिक प्रभावित करता है। किसको? मानव को। और जो हमको प्रभावित, क्योंकि देखिए अभी हम लोग चंद्र मिशन भेजे ना, हम क्यों चंद्रमा पे ही भेजे? और भी तो बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं, और भी सारे जो है ग्रह उपग्रह हैं, उनको हमने क्यों नहीं भेजा उस पर, चंद्रमा पे? क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हम प्रभावित हो रहे हैं चंद्रमा से। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इसलिए सबसे पहले हम उसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं ना जो हमारे आसपास रहता है। पहले अपने पड़ोसी के बारे में जानेंगे कि दूसरे गांव के लोगों के बारे में जानेंगे? पहले अपने पड़ोसी के बारे में जानेंगे ना, कि कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है। क्योंकि सबसे पहले हम अपने पड़ोसियों से प्रभावित होते हैं। तो इसलिए उन्हीं चीजों का ज्यादा हम अध्ययन करते हैं, या अध्ययन अभी तक हुआ है कि जिससे मानव कहीं ना कहीं सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, ठीक है ना। अब हम उस आकाश गंगा को निकाल लेते हैं कि जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य है, ठीक है ना। तो जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं, या दुग्ध मेखला, मिल्की वे कहते हैं। मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या मिल्की वे, अंग्रेजी में, हिंदी में दुग्ध मेखला, अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, ठीक है ना। अब कोई पूछेगा कि हमारा सूर्य किस आकाश गंगा में है, ये प्रश्न है। ये
प्रश्न है, 4 नाम दे देगा, उसमें से एक नाम मंदाकिनी दे देगा या दुग्ध मेखला दे देगा या मिल्की वे दे देगा, ठीक है ना। तो उसमें से जब आप जानते रहेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या मिल्की वे, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई आपको। चलिए अब देखिए सूर्य हमारा आ गया। तो अब एक है कि लाइफ ऑफ स्टार होता है, मतलब तारों का क्या है, जीवन चक्र होता है। कि तारों का भी कुछ जीवन होता है ना। इसमें होता क्या है, तारों में, तारों की जब केंद्र में जाने पर इसका जो हाइड्रोजन जो होता है ना, इसमें जो हाइड्रोजन बहुत बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं। ये सूर्य भी हमारा एक तारा है। सूर्य में जब आप देखेंगे तो सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा, हाइड्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई है। उसमें कुछ लेयर्स होते हैं, बीच में सन हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, सन को पढ़ेंगे, मून को पढ़ेंगे, अर्थ को पढ़ेंगे, तो उसको डिटेल में उसके लेयर्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसमें जो है जब हाइड्रोजन उसका जो है हीलियम में बदल जाता है, किसमें, हीलियम में बदल जाता है, तो धीरे धीरे वो ब्लैक जाइंट में बदल जाता है, ठीक है ना। ये है, तो मतलब उसका जो है लाइफ इतना ही होता है कि जब वो केंद्र में जा करके धीरे धीरे और उसमें जब उसका हाइड्रोजन उसके हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका प्रकाश कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है और वो क्या हो जाता है, ब्लैक जाइंट में बदल जाता है, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए कि ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, इन सारी प्रक्रियाओं से जिस आकाश गंगा में हमारा मंदाकिनी में हमारा सूरज है, तो सूर्य का भी एक सिस्टम होगा ना, सूर्य का भी एक परिवार होगा ना। तो सूर्य का भी एक परिवार है। सूर्य का परिवार कौन है, उसके ग्रह हैं जो उससे कहीं ना कहीं जुड़े हैं। जुड़ने का मतलब ये है कि जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा तत्व नहीं है जो स्थिर हो, कोई तत्व ऐसा नहीं है जो स्थिर हो, कहीं ना कहीं वो गतिमान है। जैसे चाहे वो आकाश गंगा हो, चाहे वो तारे हो, तारे अपने उसमें अपने आकाश गंगा का चक्कर लगाते हैं। सूर्य हमारा तारा है, वो भी अपना आकाश गंगा का चक्कर लगाता होगा। और जो ग्रह हैं हमारे सौर मंडल का, जैसे सौर सिस्टम का, जैसे ये क्या है, एक सौर सिस्टम है ना, बना है ना, ये हमारा सन है, ये हमारा क्या है, सन है। और ये जो क्या है उसके ग्रह है ना, ग्रह है ना। तो इन्हीं के समूह को हम क्या कहते हैं, सौर तंत्र बोलते हैं या सोलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कौन कौन से ग्रह हैं, 8 ग्रह अभी हम लोगों ने देखा ना कि अभी जो प्रमाणिक 8 ग्रह हैं उनमें कौन कौन सा है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण। ये 8 ग्रह प्रमाणिक ग्रह। एक और था, एक ग्रह यही बेचारा और था, ठीक है ना, जिसे हम प्लेटो कहते थे, जिसे हम प्लेटो कहते थे। हुआ क्या, इसको जो है इसकी बिरादरी से बाहर कर दिया गया, इसकी बिरादरी से बाहर कर दिया। क्यों, जैसे एक समाज होता है ना, समाज में कुछ व्यक्ति होते हैं, परिवार होते हैं कि जो समाज के नियमों का पालन नहीं करते हैं। भाई समाज में कुछ नियम कानून होते हैं ना, अधिकांश लोग बोलते हैं ये करना सही है, लेकिन एक व्यक्ति कहा नहीं ये गलत है, इसको ऐसे किया जाएगा, और नियम को वो तोड़ता है। और जब बड़े पैमाने में वो नियम को तोड़ने लगता है ना, तो क्या समाज एक दिन बैठ करके पंचायत करता है और कहता है कि ऐसा है, इसको समाज से बेदखल कर दो, इसको समाज से बेदखल कर दो, निकाल दो समाज से। तो प्लेटो ने क्या किया, ग्रहों की बिरादरी थी, इसने भी कोई नियम तोड़ा होगा, इसने भी कोई नियम तोड़ा होगा। तो वैज्ञानिकों ने नियम बनाया कि ऐसा है कि सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना, सभी लोग लगा रहे हैं। और कोई किसी का रास्ता नहीं काट रहा है, कोई किसी का रास्ता
नहीं काट रहा है। ठीक है ना? हाँ आज जब तारों का विस्फोट हुआ ही तो कुछ एरिया में फैलेगा ना, समझ गए? आपने कहा कि एक बिंदु था, उसके चारों तरफ स्पेस था, यही कहने का मतलब है ना। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे जो ब्रह्मांड में जो है कौन कौन सा तत्व है, तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं ना। चाहे वो आकाश गंगा हो, चाहे वो तारे हो, चाहे वो ग्रह हो या उपग्रह हो, तो स्पेस तो ऑलरेडी वहां था ही था स्पेस। और उसी स्पेस में वो छोटा सा पिंड, अब हम लोगों के लिए छोटा पिंड है ना, लेकिन है तो बहुत बड़ा। और वो किस चीज़ का, उसमें बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, उल्का पाए जाते हैं, धूलकंड पाए जाते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो उनका जब विस्फोट होगा, गैसों का विस्फोट, हालांकि ये तो वैज्ञानिक अध्ययन है, इसमें जो विज्ञान वैज्ञानिक जो की स्टडी जो किए होंगे वो बहुत डिटेल में इसको खैर बता पाएंगे, लेकिन जो उसका विस्फोट होगा तो उसी में तो फैलेगा। और उसमें कुछ नियम बनाए गए ना, नियम ये बनाए गए कि ये इस तरीके की अगर इनकी विशेषता होगी तो इनको ये कहा जाएगा। जैसे जो ये आकाश गंगा है, ब्रह्मांड है, या फिर ग्रह है, सौर तंत्र, ये नाम हमने दिया ना, ये नाम किसी से वहां से तो कहीं से आया नहीं अदृश्य में, वो तो नाम हमने दिया अपने समझने के लिए दिया। हमने क्या दिया? अपने समझने के लिए दिया। तो बहुत सारे उसी स्पेस में फैले और उनकी जो कुछ विशेषताएं हुई होंगी, उन्हीं विशेषताओं को अलग करके किसी को आकाश गंगा कहा गया, किसी को तारा कहा गया। क्योंकि तारा का क्या है, उसकी एक सबसे बड़ी जो विशेषता है कि उसके पास अपना प्रकाश होता है। क्या होता है? अपना प्रकाश होता है। और प्रकाश, अभी जो उसकी लाइफ की बात हमने की कि किस तरीके से उसका प्रकाश धीरे धीरे समाप्त होता है, और समाप्त होने की प्रक्रिया में हमने ये भी बात की थी कि जब हाइड्रोजन उसका क्या होता है धीरे धीरे, इसमें हीलियम में, और ये एक दिन की बात नहीं होती, लाखों करोड़ों वर्षों की बात होती है, ऐसे नहीं समाप्त होता है, लाखों करोड़ों वर्षों की बात होती है, तब ये होता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से पूरा उसका निर्माण हुआ। अभी भी बहुत ज्यादा जो है ये शोध का विषय है, अभी बहुत ज्यादा शोध हो रहे हैं। अभी तो हमारे जो बहुत करीब है, हमारे जो बहुत करीब है चंद्रमा, उसमें पहुंचने में हमको इतनी संकट हो रही है, उसको वहां तक पहुंचने में हमको इतनी संकट हो रही है। तो सूर्य तो अभी तो हम लोग हो सकता है उल्टी काउंट डाउन शुरू हो गया, आदित्य L1 का भेज रहे हैं, वहां पर अभी किसी का जो है नहीं पहुंच पाया है। तो वो कितनी बड़ी बात होगी। और उसके बाद की बात आकाश गंगा है, सूर्य के बाद की बात आकाश गंगा, और उसके बाद की क्या नाम है, क्या है? ब्रह्मांड है। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं, तो ये कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा शोध का विषय है। लेकिन जो अभी तक हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो अपने अनुसंधानों में जो प्रमाणित किया है जो जानकारी, वही आप लोगों के सामने आज यह प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं। अब वो तो खैर अनुसंधान का विषय है कि हमारे पास एक ब्रह्मांड है क्या, लेकिन बस एक चीज है कि वैज्ञानिकों ने ऐसा अध्ययन किया कि एक ही मतलब तत्व का विस्फोट, जब बिग बैंग विस्फोट हुआ तो वो बहुत दूरी तक फैला, और उन्हीं तत्वों का जो तारे हुए, वो तारे जब एक युग में पाए गए, क्योंकि एक ही चीज का विस्फोट हुआ ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि हुआ तो एक विस्फोट, लेकिन तारे जब एक युग में पाए गए तो उसमें आकाश गंगा कई लाखों की संख्या में आकाश गंगा है। तो एक परिवार से बहुत सारे परिवार हुए। ठीक है ना? तो हम कई ब्रह्मांड के बारे में कैसे कर सकते हैं, जब हम अन्य सारे तत्वों की उत्पत्ति उसी एक चीज से मानते हैं हम लोग एक जानना एक मानने में बड़ा अंतर है। जानना और मानने में, मानने का मतलब है कि मान लिया जाता है, जानने का मतलब आप उसको प्रमाणित कर दीजिए। ठीक है ना? लेकिन ये प्रमाणित हुआ है कि एक बिंदु के विस्फोट से बहुत सारे तत्वों का, बहुत सारे तारों का निर्माण हुआ, और जिससे जो युग में तारे पाए गए उसको हम आकाश गंगा कहते हैं।
तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड एक ही है और आकाश गंगाएं लाखों में पाए जाते हैं। जो तारे होते हैं वो लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे ये प्लेटो को हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर प्लेटो को जो है ग्रह की श्रेणी से कैसे बाहर कर दिया गया। तो सारे ग्रह सूर्य की चक्कर लगा रहे हैं, कोई किसी का परिक्रमा पथ जो ऑर्बिट होता है वो क्रॉस नहीं करता, काटता नहीं। लेकिन प्लेटो क्या कर रहा था कि इसको काट रहा था रास्ते को, एक लोगों के, एक ग्रह के। तो हुआ क्या कि अमेरिका का जो एक क्या नाम है, एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, वहाँ में वैज्ञानिकों की बैठक हुई वैश्विक स्तर पर, और वहाँ पे उन्होंने निर्णय लिया कि प्लेटो को जो है ग्रहों की बिरादरी से बेदखल कर दिया जाए। किसके? ग्रहों की बिरादरी से बेदखल कर दिया जाए, और उनको जो है 2006 में ग्रहों की उससे निकाल दिया गया, ठीक है ना। तो ये सौर मंडल का, इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये हम सब सारे हमसे करीब है। सूर्य क्या है, ग्रह क्या है, उनका रंग क्या होता है। अभी बुध और शुक्र को भोर का तारा, सारे तारे कहे जाते हैं, कौन किसका चक्कर लगा रहा है। फिर हम लोग आएंगे अपने पृथ्वी और चंद्रमा पर। चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, ये सब जो है कहीं ना कहीं मानव को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे एक थ्योरी प्रसिद्ध है, ये हम लोग देखेंगे। थ्योरी में ये है कि ये थ्योरी हमको ये बताते हैं, जो अभी तक वैज्ञानिकों ने बताया है, कि आखिर इसकी उत्पत्ति, पृथ्वी की, हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। सौर मंडल की, पृथ्वी की, ठीक है ना। सौर, कोई एक मोनिस्टिक थ्योरी है, मतलब एक तो एक संकल्पना ये थी कि द्वैतवादी, एक अद्वैतवादी संकल्पना थी। अद्वैतवादी संकल्पना में ये माना जाता था कि जो परंपरागत, जो धार्मिक विशेषताओं पर आधारित कुछ संकल्पना थी, लेकिन वर्तमान समय में वैज्ञानिकों के परीक्षणों पे वो खरा नहीं उतरा, इसलिए उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई। जिसमें जो द्वैतवादी विचारधारा है उसमें एक मोनिस्टिक है, एक ड्यूलिस्टिक है। मोनिस्टिक में ये होता है कि हमारा जो सौरमंडल है या पृथ्वी का, इसकी जो उत्पत्ति है वो किसी एक मतलब तारा से हुई है, एक तारक सिद्धांत जैसे हम माना जाता है। जबकि जो ड्यूलिस्टिक है, ड्यूलिस्टिक में ये माना जाता है, ऐसा माना जाता है, ये परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, ठीक है ना। उसमें ये माना जाता है कि नहीं, सौरमंडल की जो उत्पत्ति हुई है वो दो तारों के संयोग से हुई है। उसकी क्या क्या क्रियाएं होती हैं उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। दो तारों के संयोग से हुई है। जबकि तीसरा क्या, एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ है। सुपरनोवा विस्फोट में अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है सुपरनोवा, एक बिग बैंग विस्फोट हुआ था। तो मतलब एक विस्फोट के कारण हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। और अभी जो बिग बैंग थ्योरी है, ये सबसे रिसेंट और वैज्ञानिक स्तर पे प्रमाणिक थ्योरी है। इसमें ये पता चलता है इससे कि आखिर सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये थ्योरियां हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, संक्षेप में जो है बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम है, कुछ मुख्य बातें जो होंगी उसको आप लोगों के बीच में लेके आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ये जो ज्योग्राफी के कोर स्टूडेंट होते हैं वो जो है उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। हालांकि जीएस विषय में इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है ये दो थ्योरी और एक बिग बैंग थ्योरी, इसी के, इसलिए इसमें हम लोगों ने देख लिया, इसकी जो मुख्य बातें होंगी वो आप लोगों को बताई जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग सन के बारे में देखेंगे, आखिर सन क्या है, हमारा सूर्य क्या है, सन की क्या विशेषताएं हैं, कितने लेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो मुख्य बातें होंगी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होंगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हमारा जो प्लैनेट्स है, ठीक है ना, हमारा क्या है, प्लैनेट्स, जो हमारा ग्रह है, इनके बारे में बात होगी। सारे ग्रह 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह के बारे में, 8 ग्रह की विशेषताओं के बारे में बात होगी। और उसमें सबसे अधिक किसकी बात होगी, पृथ्वी की बात होगी, ठीक है ना। किसकी बात होगी, पृथ्वी की। एक घटना होती है मॉर्निंग एंड इवनिंग, मतलब भोर का तारा और एक शाम का तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा ने वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। एक भोर का तारा कहा जाता है, एक शाम का तारा कहा जाता है, उसके बारे में भी हम लोग
नहीं, वो तारा तो ऑलरेडी है ही है वो। अन्य जो उपग्रह हैं जैसे बुध शुक्र को हम लोग बोलते हैं ये भोर का तारा है, ठीक है ना। तो क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। और कुछ एस्टेरॉयड पाए जाते हैं हमारे क्या नाम है सौरमंडल में, जैसे जो बृहस्पति होती है और मंगल ग्रह है, इसके बीच में जो है कुछ एस्टेरॉयड होते हैं, इसके बारे में पाए जाते हैं। और कुछ जो है मेटेरॉइड्स होते हैं, फिर कॉमेट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उछल तारे होते हैं क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम लोग अर्थ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। किस पे? अर्थ पे, पृथ्वी पर। अब देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ चल के आ रहे हैं। हमने सबसे पहले आपसे बताया कि उन चीज़ों पे सबसे अधिक हम लोग फोकस करेंगे जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है, यहीं से शुरू होता है ना। फिर हम लोग अर्थ पे आ गए। चूंकि अर्थ का अध्ययन सबसे अधिक इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसपे क्या है, मानव जीवन है। और किसी ग्रह पे है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए और पिंड को, आकाशीय जो पिंड है उनका अध्ययन हम उतना ही करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है या हमको कुछ मात्रा में प्रभावित हमको कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए इतना अध्ययन करेंगे। और फिर अर्थ में हम लोग क्या देखेंगे, ग्लोब, फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है ना। फिर एक शब्द है टाइम कैलकुलेशन का, क्या है? टाइम कैलकुलेशन। ये है टाइम कैलकुलेशन, समय की गणना। आप लोग ये घड़ी पहने हैं, पहने, तो इस घड़ी का आखिर कैसे बना होगा, ये घड़ी क्यों बनाया गया, समय की गणना कैसे की जाती है, आप देख के बता देंगे ना। अभी आप लोग नहीं समझ रहे होंगे कि बस जाए घड़ी है 12 बज रहे हैं, 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे का रात होता है, 12 घंटे का दिन होता है, ये कैसे सेट किया गया, ये चीज़ें आपको जानने को इसमें मिलेंगी, ठीक है ना। फिर कुछ अप्लाइड जो है आपका एस्ट्रोनॉमी है, व्यवहारिक एस्ट्रोनॉमी जिसे हम कहते हैं। जैसे कुछ ये सब प्राकृतिक है ना, ये सब तो प्राकृतिक है सौरमंडल जो ग्रह है पूरा, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल भी उपग्रह होते हैं कि नहीं होते हैं आर्टिफिशियल, जिसको मानव निर्मित करके प्रक्षेपित करके वहां ले जा करके सेट करता है अंतरिक्ष में, करता है कि नहीं करता है। और उससे बहुत सारी जानकारियां हमको मिलती हैं। तो ये अप्लाइड है, इसके बारे में कुछ हम लोग सीखेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ ले जा करके सेट करता है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ किस जगह पे ले जा करके किस कक्षा में जो है ऑर्बिट में वो मानो लगाता है, जो अपने द्वारा बनाया गया जो उपग्रह होता है, ठीक है ना, वो कहाँ कहाँ ले जा करके सेट करता है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वर्किंग डे से हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो हमारा कुछ सिद्धांत थ्योरी है उसके बारे में देखेंगे कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे, और कुछ फैक्ट जो क्वेश्चन है, प्रश्न है आप लोगों के बीच में कि जो इससे जो एस्ट्रोनॉमी वाला भाग है, एस्ट्रोनॉमी से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों से अधिक पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वर्किंग डे की क्लास में आप लोगों से इस विषय पर बात होगी, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास यही था, फिर हम नेक्स्ट वर्किंग डे की क्लास में और सारी बातें करेंगे आप लोगों से, ठीक है। चलिए, हाँ बताओ। वही तो चांद पर खोज करने के लिए अभी गया है विक्रम और प्रज्ञान। बारिश की बात है ना। अभी मान लो जब तक हम किसी दूसरे ग्रह पे नहीं पहुंचेंगे, वहां जाकर के अध्ययन नहीं करेंगे, देख नहीं पाएंगे, तब तक ये चीज हमको कैसे पता चलेगा कि आखिर वहां बारिश होती है, हवा है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं। तो सबसे पहला जो भी हमारा प्रयास रहा है वो चांद पे रहा है, नजदीक भी है और कुछ पृथ्वी के अनुकूल भी है। इसीलिए तो बहुत सारे देशों का जो अभी प्रयास रहा है वो चांद तक ही सीमित है। अभी एक हमने मंगल पे भेजा था, मंगल मिशन 2013 सितंबर में गया था और 2014 में वो पहुंचा था। तो वो भेजा गया, हालांकि वो क्रैश हो गया वहां तक पहुंचते पहुंचते
नहीं पहुंच पाया। अभी अभी हम लोग क्या है, जब थ्योरी आप पढ़ेंगे ना सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, तब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति जो लाल थी, पीली थी, जो थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अन्य ग्रहों में जो जीवन की संभावनाएं हैं हम लोग देख रहे हैं, अन्य ग्रहों पे जो जीवन की संभावनाएं हैं, तो उस पर हम कैसे पता पाएंगे, उसी जानकारी के लिए हम लोग अभियान भेज रहे हैं ना। ये जो अप्लाइड ज्योग्राफी एस्ट्रोनॉमी है, अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कौन सा ग्रह, कौन सा मिशन हम लोग भेजे आखिर, और क्या चीज जानने के लिए भेजे। अभी हमने कल आज न्यूज़पेपर में देखा कि हमारा जो प्रज्ञान है वहाँ पर ऑक्सीजन, वहाँ पर जो है सोडियम, मैग्नीशियम, तमाम तत्वों की संभावनाएं होने की व्यक्त कर रहा है वो। तो जैसे जो जीवन के मूलभूत तत्व हैं अगर वो मिल जाएंगी वहाँ, तभी तो वहाँ जीवन संभव होगा, तभी तो वहाँ मानव रह पाएगा। तो उसके लिए खोज करना पड़ेगा। जब मानव पहुंचेगा वहां तक तभी तो खोज कर पाएगा, और जब पहुंचेगा ही नहीं तो खोज कैसे कर पाएगा। और जितने जो अध्ययन की वो थी, हाइपोथेसिस थी, परिकल्पनाएं थी, वो तो एक कल्पना मात्र है। अभी वो कल्पना है, वैज्ञानिकों ने कोई प्रमाणित नहीं किया है, और वो भेज रहे हैं जानने के लिए। कल्पना, हाइपोथेसिस क्या होती है, इस पे हम लोग बात करते हैं कि कितना उसमें प्रमाणिकता होती है, ठीक है ना। आप नहीं समझ पाए, वो सही पढ़ नहीं पाए। जो गया है 14 दिन तक रहेगा ना, 14 दिन तक नहीं, चूंकि सन चंद्रमा पे हमारा जो है डायरेक्ट जो है सन का प्रकाश है नहीं, और जो हमारा ये विक्रम चलता है, प्रज्ञान चलेगा, जानते हैं किससे चलेगा, सौर ऊर्जा से चलता है। वहां तो ईंधन, उसको पेट्रोल डीजल तो मिल नहीं पाएगा, तो सन की उससे चलेगा ना। और जब चंद्रमा पे अंधेरा हो जाएगा तो उसको सन मिल नहीं पाएगा, तो उसको एनर्जी मिल नहीं पाएगी, तो वो चल नहीं पाएगा, तो बैठा रहेगा, आराम करेगा 15 दिन, 15 दिन आराम करेगा। फिर जैसे सन आएगा, और सन इसीलिए ऐसे समझ भेजा गया है ना कि जब वो पहुंचे तो उसको 4, 6, 10 दिन उसको मिल जाए। आज क्या तारीख है, 1 है, 23 को वहां लैंड किया था, इतना दिन मिला ना उसको प्रकाश, तभी वो चल पाया। 1, 2 दिन, 4 दिन और चलेगा, 15 दिन तक चलेगा। उसके बाद में 15 दिन उसमें प्रकाश नहीं रहेगा, 15 दिन उसमें प्रकाश नहीं रहेगा, 15 दिन बैठा रहेगा। अब ये देखने की बात है कि क्या जब उस पर सन दोबारा पहुंचेगा तो वो फिर से चल पाता है कि नहीं। अगर चल पाएगा तो और सारे डेटा हमको देगा ला करके, और नहीं देगा तब भी हम लोग सफल तो है ही हैं। बहुत सारे चीज़ का तो बताया ही, खोज करके बताया ही, सारी जानकारियाँ हमको मिली, ठीक है ना। तो और बातें होती रहेंगी हम लोगों के बीच में, ठीक है ना, समय समय पर जानकारियाँ हम लोग करते रहेंगे, ठीक है ना।